अभी अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए और उसने बीजेपी को खुश कर दिया, गदगद कर दिया। 3 राज्यों में तो उसको सत्ता मिल गई और बाकी 2 राज्यों में भी उसकी हालत बेहतर हुई। जैसे तेलंगाना में उसकी 2 सीटें थीं, वो बढ़ के 8 हो गई, 4 गुना सीटों का इजाफा। इसी तरह से मिजोरम में जहां उसकी 1 सीट थी, उसकी 2 सीटें बन गई। इसलिए पूरा संघ परिवार और बीजेपी बहुत खुश है और वो इसे जो है 2024 के हैट्रिक की गारंटी समझ रहा है। तो दोस्तों, ये 2024 की गारंटी है या नहीं, ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति की सेमीफाइनल यानी 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के कमल ने कांग्रेस के हाथ पर बुलडोजर चढ़ा दिया। परंतु अभी अभी संपन्न होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप साक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद भी भारत को कामयाब नहीं कर सका। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि सेमीफाइनल जीत जाना फाइनल जीतने की गारंटी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सेमीफाइनल जीतने वाली फाइनल जीत भी प्राप्त करती है और भारत जैसी टीम जिसने के एक साथ 10 मैचों में कामयाबी हासिल की, वो जो है वो सेमीफाइनल में जाके हार भी सकती है। अब फाइनल में यानी राजनीति के फाइनल में पनौती कौन ठहरेगा और किसकी मनौती पूरी होगी, ये तो समय ही बताएगा। इसलिए बीजेपी को अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए और इंडिया अलायंस को भी हिम्मत हारे बगैर प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्रिकेट की तरह राजनीति को भी आंकड़ों की सहायता से समझा जाता है, लेकिन इससे पहले मुद्दों की बात भी होनी चाहिए। बीजेपी ने जिन राज्यों में बड़ी सफलता प्राप्त की, उसमें प्रधानमंत्री के चेहरे ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई और ये मानना पड़ेगा कि उत्तर भारत के तीनों राज्यों में राहुल गांधी जनता को पीएम से अधिक प्रभावित करने में पिछड़ गए। नरेंद्र मोदी ने अगस्त से चुनाव तक कुल 24 जिलों में चुनावी रैलियां या दूसरे कार्यक्रम किए। राजस्थान में पीएम की रैलियों से 33 सीटों का फायदा हुआ और मध्य प्रदेश में 24 नई सीटों पर जीत मिली। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 19 नई सीटें बीजेपी को प्रधानमंत्री के दौरों से या उनकी रैलियों से मिली। वोट शेयर की बात करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा का वोट शेयर 7.53% बढ़ गया। इस बढ़ोतरी की वजह से उसकी सीटें कुल टोटल 230 में से 163 पर पहुंच गई, यानी उसको 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो गया। 2018 से ये 54 ज्यादा हैं, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर केवल 0.49 यानी आधा प्रतिशत घटा, मगर पार्टी 114 से घटकर 66 सीट पर सिमट गई। सपा, बसपा, आप और निर्दलीय के वोट भाजपा की ओर चले गए। इंडिया गठबंधन होता तो वो कांग्रेस को मिलते, परंतु कमलनाथ का अति आत्मविश्वास भारी पड़ गया। भाजपा के 99 विधायकों में से 27 और 31 मंत्रियों में से 12 हार गए। 3 केंद्रीय मंत्रियों में फग्गन सिंह कालूस थे, जिनको के मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना करके पेश किया जा रहा था, वो भी जो है वो इलेक्शन हार गए। और जो 4 सांसद इलेक्शन लड़े थे, उनमें से भी गणेश सिंह हार गए। ये अजीब बात है कि केंद्र में जो आदमी मंत्री है या केंद्र में जो आदमी सांसद है, वो अपना जो है वो विधायकी की सीट भी बचा नहीं पा रहा है। सिंधिया समर्थकों की बात करें तो उनके 19 कैंडिडेट को टिकट दिया गया और उन 19 में से 10 हार गए, यानी केवल 9 जो है वो अपनी सीट बचा पाए। कांग्रेस का हाल भी इसमें कोई बहुत अच्छा नहीं है। उसके 85 विधायकों को टिकट दिया, जिनमें से 60 हार गए। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि राज्य में
सबसे कट्टर हिंदुत्ववादी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी 7,742 वोटों से हार गए। ये वही नरोत्तम मिश्रा है जिन्होंने कहा था कि हम जो है वो चुनाव जीतेंगे और हेमा मालिनी का नाच कराएंगे, और उनके मतदाताओं ने खुद उन्हीं को तिगनी का नाच नचा दिया। आइए बागियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बागियों ने भाजपा को 9 और कांग्रेस को 8 सीटों पर नुकसान पहुंचाया। मोदी के अलावा लाडली बहना का इम्पैक्ट दिखाई दिया। महिलाओं को इस योजना के बाद शिवराज सिंह अचानक लाडले भाई दिखाई देने लगे और उन्होंने खूब भर भर के वोट दिया और इसकी वजह से वो 7% वोट बढ़ गया। अब हम राजस्थान की तरफ आए तो राजस्थान में सनातन धर्म की रक्षा, हिंदुत्व और मोदी के आगे अशोक गहलोत की मुफ्त की योजनाएं फेल हो गई और वो जो परंपरा है कि हर 5 साल में वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है वो बाकी रहा। इसके अलावा गहलोत और पायलट के विवाद भी पार्टी को महंगा पड़ा और जो है वो पायलट के लोगों को, गुर्जर समाज को जो ये लगता था कि राज्य में एक गुर्जर मुख्यमंत्री आने वाला है, उनको अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके साथ धोखा हुआ है, तो उसकी भी सज़ा कांग्रेस को मिली। इसके अलावा लाल डायरी के माध्यम से जो करप्शन का मामला उठाया गया और जो ईडी को भेजा गया, तो उससे एक माहौल बन गया कि अशोक गहलोत की सरकार बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। और मोदी जी ने ये किया कि वो भ्रष्टाचार को बेरोजगारी से जोड़ दिया, उस भ्रष्टाचार को महंगाई से जोड़ दिया और ये कहा कि हम जो है वो पेट्रोल के दामों को कम करने पर पुनर्विचार करेंगे। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल सस्ता होगा और जो है वो गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। तो जनता को ये जो आश्वासन है इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। राजस्थान में 115 सीटें भाजपा और कांग्रेस को केवल 69 पर जीत मिली। 2018 के चुनाव के मुकाबले कांग्रेस के वोट प्रतिशत में मामूली बढ़ोतरी हुई, फिर भी उसे 31 सीट का नुकसान हुआ। उसके 25 में से 17 मंत्री हार गए। आप देखिए 25 में से 17 मंत्री के हारने का मतलब क्या है। इसी प्रकार इससे पहले जब भाजपा की सरकार थी तो उसके 20 मंत्री हार गए थे। इसका मतलब ये है कि ये जो मंत्री सरकार दरबार में जाते हैं ये जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, ये सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगे रहते हैं। इसलिए जनता को जब अगली बार मौका मिलता है तो वो उनको सबक सिखा देती है। पिछले चुनाव में 27 सीटें अन्य के खाते में गई थी, ये राजस्थान की बात हो रही है। इस बार केवल 15 सीट पर उन लोगों को जीत मिली और ये 15 में से भी 7 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बागी उम्मीदवार जीते। अब राजस्थान में भी भाजपा ने अपने सांसदों को मैदान में उतारा था, तो 2 सांसद तो बेचारे ऐसे थे जो कि तीसरे नंबर पर आए। मतलब ये कि वो दूसरे नंबर पे भी नहीं आ सके। एक विधायकी की सीट में अगर एक सांसद दूसरे नंबर पर भी ना आ सके तो इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है। 7 सांसद में से 4 जीते और 3 हार गए। तो ये जो है वो भाजपा के जो सांसद हैं उनका हाल राजस्थान के अंदर हुआ। अभी कुछ दिन पहले महिलाओं का जो है वो संशोधन बिल पार्लियामेंट में आया और ये कहा गया कि उनको एम्पावरमेंट किया जाएगा, उनको राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब ये देखें कि इस बार केवल 19 महिलाएं जो विधायक बन पाईं, जबकि 2008 और 2013 में राजस्थान के अंदर 28 महिला विधायक थी। ये संख्या 2018 में घट के 22 पर आ गई और अब उसमें भी 3 कम हो गए और केवल 19 महिलाएं जीत सके। इससे पता चलता है कि ये जो महिलाओं का सशक्तिकरण की बातें हैं ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, इसका अमल की दुनिया में कोई ताल्लुक नहीं है।
अक्सर लोग एससी और एसटी के वोट के सिलसिले में सोचते हैं। भारत में जो दलित समाज है, इस पर जो है वो होने वाला अत्याचार बहुत आम सी बात है, और ये बात भी देखने में आई है कि भाजपा सरकारें जो है उनके अंतर्गत ये जो अत्याचार है वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन एससी समाज जब वोट देने के लिए जाता है तो वो उस अत्याचार को भूल जाता है। यही जो है वो राजस्थान के वोट से पता चलता है, राजस्थान के चुनाव नतीजों से पता चलता है। वहाँ पर एससी के लिए 34 सीटें आरक्षित हैं, पर उसमें से भाजपा ने 22 पर जीत दर्ज करा ली। साल 2018 में भाजपा को केवल 12 सीटें मिली थी। तो आप ये देखिए कि अब जो है 5 साल के बाद भाजपा की 10 सीटें एससी समाज से बढ़ गई, और कांग्रेस ने जो 2018 में 19 सीटें जीती थी, इस बार केवल 11 सीटें जीत सकी। तो इससे पता चलता है कि जब वोट देने का समय आता है तो एससी समाज हो या दूसरा समाज हो, दोनों जो है वो एक ही तरह से बिहेव करता है, उनके रवैये में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। इसीलिए लोगों ने ये हिसाब लगाया है कि एससी समाज का भाजपा को 43.5% वोट मिला और कांग्रेस को 41.3% वोट मिला। अगर आप ये देखें कि पूरे राज्य स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इतना ही अंतर है जितना कि अंतर एससी समाज के जरिए से मिलने वाले वोट का है। अब आप आइए एसटी समाज की तरफ। तो एसटी समाज की राजस्थान में कुल 25 सीटें सुरक्षित हैं, आरक्षित हैं, और बीजेपी को इन 25 में से 12 पर जीत मिली। 2018 में भी वो 9 सीटों पर जीती थी, लेकिन अब उसमें 3 की जो है वो वृद्धि हुई। कांग्रेस को 10 सीटें मिली, 2018 में 12 थी, यानी कांग्रेस की 2 सीटें घट गई और भाजपा की 3 सीटें बढ़ गई। जो उनकी ट्राइबल पार्टियां थी वो जो है इस बार कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं कर सकी, इसलिए उनकी भी 1 सीट बीजेपी के खाते में चली गई, और सारी के सारी 25 सीटें इन लोगों ने आपस में 24 सीटें इन लोगों ने बांट ली और 1 सीट उनकी अपनी पार्टी को मिला। वोटों का प्रतिशत अगर आप देखें तो एसटी समाज के 38.5% लोगों ने भाजपा को वोट दिया और कांग्रेस को वोट देने वाले 35.4% हैं। ये भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, केवल 3% का फर्क है। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था और उनमें से 5 जीते। अब आप देखें कि 200 कुल उम्मीदवार थे, उसमें से 66 जीते। तो जो अनुमान 200 और 66 का है वही अनुमान आपको 15 और 5 का दिखेगा। यानी जिस प्रकार जो है वो कांग्रेस ने ओवरऑल परफॉर्म किया, उसी तरह से उसके मुस्लिम प्रत्याशियों ने भी जो है वो परफॉर्म किया। भाजपा के केवल एक जो है विधायक होते थे, यूनुस खान, और उनको जो है वसुंधरा राजे ने अपने यहाँ मंत्री भी बनाया था। इस बार भाजपा ने जो है उनका टिकट काट दिया, उनको टिकट नहीं दिया, तो वो आज़ाद खड़े हो गए बगावत करके, और उन्होंने जो है वो भारी संख्या में वोट प्राप्त करके अपनी जीत दर्ज कराई और ये सिद्ध किया कि वो भाजपा के मोहताज नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाजपा उनको टिकट देगी और संघ परिवार उनके लिए काम करेगा तभी वो जीतेंगे। वो अपने बलबूते पर भी अपनी जीत दर्ज करा सकते हैं। अब आइए छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 54 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना लिया, यानी अपने इतिहास में कभी भी भाजपा को इतनी ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को देखें तो उसको जो है वो केवल 35 सीट मिली, और ये भी एक ऐतिहासिक चीज़ है, कांग्रेस को कभी भी इतनी कम सीटें नहीं प्राप्त हुई थी। भाजपा का वोट शेयर 32.97% से 14% बढ़ के 46.27 पे हो गया। ये एक बहुत ही गैर मामूली, बहुत ही जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ है। आप देखें कि राजस्थान में 2% बढ़ा,
मध्य प्रदेश में 7% बढ़ा और छत्तीसगढ़ में आके 14% बढ़ गया और बिल्कुल 46.27 पर पहुंच गया। और कांग्रेस के जो है वो एक वहां पे पार्टी है अजीत जोगी की पार्टी, जोगी कांग्रेस जिसको कहते हैं, उसके पहले 5 विधायक थे। इस बार उसने 80 प्रत्याशी खड़े किए और वो सब के सब हार गए। बसपा के भी पहले 5 विधायक थे, लेकिन अब उनमें से कोई नहीं जीता और सबका सुपड़ा साफ हो गया। जबकि लोग कह रहे थे, एग्जिट पोल कह रहे थे कि कम से कम उसके 3 जो है वो विधायक तो जीतेंगे ही जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में एक पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसका एक उम्मीदवार बहरहाल जीता। कांग्रेस के भीतर जो ये अनपेक्षित जो नाकामी हुई, उसकी वजह से जो निराशा फैली, उसका अंदाजा लगाने के लिए आप उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का उदाहरण देखें। उनको केवल 94 वोटों से हार मिली, यानी उनके जो है अपने प्रतिद्वंदी से केवल 94 वोट कम थे। उनको चाहिए था कि वो कहते कि रिकाउंटिंग कराओ, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया। उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने हार मान लिया। खैर, सिंहदेव तो 94 वोटों से हारे, लेकिन कांग्रेस का एक प्रत्याशी ऐसा भी था, शंकर ध्रुव, जो सिर्फ 16 वोट से हारा। उसने पहले तो आवेदन दिया कि फिर से जो है वो काउंटिंग की जाए, लेकिन बाद में अपने आवेदन को वापस ले लिया। इससे पता चलता है कि इस रिजल्ट ने, इस चुनाव के नतीजे ने किस तरह से कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको जो है वो प्रभावित किया। कांग्रेस के 4 बागियों ने तो पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया, यानी अपने प्रत्याशी को हरा दिया। छत्तीसगढ़ में आखिर ऐसा क्यों हो गया? सब लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि भूपेश बघेल तो बड़े आराम से जीत जाएंगे, लेकिन ये उल्टा पलट जो हुआ है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो जो कारण सामने आए हैं उसमें ये है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते थे, उसका घोटाला बीजेपी ने जो है वो लोगों के सामने पेश किया। कोयला की उगाही का मामला वो भी जो है वो बीजेपी ने उछाला। अवैध शराब की बिक्री का मामला वो भी जो है वो मीडिया में आया। इसी तरह से महादेव ऐप के मामले ने भी बहुत हंगामा किया और उसके बाद ईडी ने छापे भी मारे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में आई और उसके बाद भाजपा ने इन सब को, यानी छत्तीसगढ़ में जो PSC के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें जो घोटाला हुआ था, तो उसको जो है वो बेरोज़गारी से जोड़ दिया। ये कहा कि नौजवानों में जो बेरोज़गारी है वो इस वजह से है कि इन्होंने जो है वो PSC के रिज़ल्ट जो है वो सही टाइम पे दिखाए नहीं और उसके अंदर जो है वो घपला हो गया और इस वजह से साहब बेरोज़गारी है। और ये जो भ्रष्टाचार है इसको महंगाई से जोड़ दिया। तो इस तरह से आप ये देखें कि जनता के जो मूल प्रश्न है महंगाई और बेरोज़गारी, उसको उन्होंने जो है वो बघेल के जोड़ दिया। हालांकि महादेव ऐप में जिस आदमी की रिश्वत देने की बात थी उसने कोर्ट में जा कर के मान लिया, लेकिन एक बार जो बात मीडिया में चल जाती है तो कोई फिर उसकी पुष्टि नहीं करता। जिस तरह का मामला छत्तीसगढ़ में बघेल के खिलाफ था, उससे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश में भी जो है वो व्यापक घोटाला सारी दुनिया जानती है और कई घोटाले हुए, लेकिन आप ये देखें कि भाजपा जो है वो अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए जो है वो फिरका परस्ती की बात करती है, कम्युनलिज्म की बात करती है, जातिवाद की बात करती है और इससे लोगों का ध्यान सरकार के घोटालों से हट के दूसरे इश्यूज की तरफ चला जाता है। कांग्रेस के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उसके घोटालों की कीमत उसको चुकानी पड़ती है और 5 साल में उसकी सरकार चली जाती है। जबकि 20 साल में से अगर 1.5 साल निकाल दें तो बाकी सारा टाइम जो है वो एक ही आदमी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है। उसके ऊपर कई इल्ज़ाम लगे, लेकिन वो जो है वो कभी खरगोन में फसाद करा के, कहीं वहाँ बुलडोज़र चला के और कहीं कोई हंगामा करके बार बार जो है वो इलेक्शन जीत जाता है।
तो ये जो मामला है छत्तीसगढ़ में, इसकी बहुत बड़ी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी। इसी तरह से एक और मामला है कि वहाँ पर बस्तर और सरगुजा में जो है वो 2018 में कांग्रेस के 26 में से 25 प्रत्याशी जीत गए थे, लेकिन इस बार जो है वो बाजी उलट दी। बीजेपी ने वहाँ पे धर्मांतरण का मसला उठा दिया और जो है वो ट्राइबल्स को ये डराया कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह से नक्सलियों के जो हमले हो रहे थे उसको भी बीजेपी ने उसके लिए भी ये बघेल को दोषी ठहराया और ये कहा कि अगर ये सरकार रहेगी तो ये हमले बंद नहीं होंगे। वहाँ पर एक जाति दंगल भी हो गया था, जाति जो है वो दंगा भी हो गया था, उसको भी बीजेपी ने बहुत उछाला और जो है वो उसका भी फ़ायदा उठा लिया। वहाँ के लोग जो है वो टी.एस. सिंहदेव को सीएम के तौर पे देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 26 में से 25 सीटों पर कांग्रेस को जो है वो जीत दिलाई थी। परंतु सिंहदेव को बहुत बाद में जा कर के जो है वो डिप्टी सीएम बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे जो है वो वहाँ के जो वोटर्स थे, जो मतदाता थे, वो नाराज़ थे और उसका जो है वो एक गलत मैसेज गया था। बीजेपी ने शुरू में जो है वो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राम मंदिर वगैरह से जो है वो अपना काम चलाने की कोशिश की, लेकिन उसको पता चला कि लोगों को इनमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है। तो उन्होंने जो है जिस तरह से लाडली बहना का मामला जो है वो मध्य प्रदेश में चला, उसी तरह से जो है वो महतारी योजना लेकर के आए। यानी जो बुज़ुर्ग औरतें हैं, जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, उनके लिए जो है उन्होंने कहा कि हम रेवड़ियाँ बांटेंगे, उनको हर महीने जो है वो पैसे देंगे, 1000 रुपया उस योजना के तहत उनको मिलेगा। तो ये जो महतारी योजना है, इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और लोगों ने जो है वो इसको पसंद किया और इसके लिए जो है वो बीजेपी को बड़े पैमाने पर वोट दिया। तो ये जो लाभार्थी योजनाएं हैं, इसका फ़ायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ। जो कैश लोगों को दिया जाता है उससे लोग प्रभावित होते हैं, ये बात बीजेपी की समझ में आ गई। आम लोगों के लिए जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो उनका महत्व अधिक नहीं है। जब उनको कैश फ़ायदा दिखता है, किसानों को कैश फ़ायदा दिखता है तो वो वोट देते हैं, महिलाओं को कैश फ़ायदा दिखता है तो वो वोट देते हैं। हालांकि ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके ज़रिए से चुनाव जीतने में आसानी होती है, इसलिए भाजपा और दूसरी पार्टियां भी इसका उपयोग कर रही हैं। कांग्रेस भी जो है इसका उपयोग करने की कोशिश करती है। तो भाजपा के लिए ये तो सारी अच्छी खबरें हैं। एक बुरी खबर ये है कि ये जो 3 राज्य हैं जहाँ पर भाजपा ने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी दर्ज कराई है, उसमें पिछली बार यानी 2019 में उसके 61 सांसद जीते थे। अब अगर ये जो समीकरण हुआ है, इसकी उस पर इसके आधार पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो भाजपा को जो है वो 18 सांसदों का नुकसान हो जाएगा, यानी उसके 61 सांसद नहीं जीत सकेंगे। तो बज़ाहिर तो एक फ़ायदा हुआ, लेकिन ये कि उसका एक पहलू ये है कि उससे नुकसान भी होता है। हालांकि जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन होगा, उस वक्त क्या हालात होंगे, क्या मुद्दे होंगे, लोग किस तरह से जो है वो प्रभावित होंगे, ये तो समय बताएगा। अभी हम जो है वो नहीं बता सकते, लेकिन अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से भाजपा को इन 3 राज्यों में 61 के बजाय केवल 45 सांसद मिलेंगे और जो है उसको 16 सांसदों का नुकसान हो जाएगा। ऐसा अनुमान जो है वो बड़े बड़े अखबार जो है वो लगा रहे हैं। तो दोस्तों, 2 राज्य कांग्रेस ने भाजपा से छीन लिए, लेकिन जो है वो कांग्रेस ने तेलंगाना में जो है वो एक ज़बरदस्त कामयाबी दर्ज कराई। तो ये जो तेलंगाना में कामयाबी मिली है, ये एक लहर की वजह से मिली है। यानी बीआरएस ने भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी अशोक गहलोत की तरह, लेकिन वो कल्याणकारी योजनाएं उनके काम नहीं आई। जब हवा चली
तो लोगों ने उन कल्याणकारी योजनाओं को एक तरफ डाल के कांग्रेस के पक्ष में वोट दे दिया। तो अब 2024 में ये पता चलेगा कि हवा किसकी चल रही है और छत किसकी उड़ रही है। उस समय तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा और ये सोच लेना कि जो है वो ये 3 राज्यों की कामयाबी जो है वो भाजपा की हैट्रिक का जो है वो प्रमाण है, ये ऐसा लगता है कि सही नहीं है। दोस्तों, हम आगे चल के आपसे तेलंगाना और मिज़ोरम के पर भी के जो चुनाव नतीजे आए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। 1-2 दिन में हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आप हमें आज्ञा दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। अगर आप इस पर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।